नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, तो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़े थे और इसको जितना समझाना था मैंने बहुत फुल कोशिश से समझा चुका हूँ। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इसके आगे में अब एक चीज़ थोड़ा सा 5 लाइन बच गया है, तो वो चीज़ उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। छोड़ना नहीं है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, भले 1 घंटा या 2 क्लास या 3 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्यूरेट ऐसा इतना है कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, एक्यूरेसी पढ़ना है हम लोगों को। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं असंबंधता के बारे में। असंबंधता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 से 10 मिनट का ये है टॉपिक है। एक 5 मिनट ये ज़्यादा लगेगा, तो 5 से 7 मिनट, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलेंगे, तो भूकंप की तरफ चलेंगे और भूकंप के बाद सुनामी चलेंगे और सुनामी के बाद ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज ये स्टार्ट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा करीब करीब 28 क्लास आज ये हो जाएगा। तो सोचिए कि मैं कितना डेप्थ में लेकर चल रहा हूँ, कि कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन, मतलब जितना भी यूपीएससी लेवल के करीब करीब जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं छूटेगा आप लोगों से। यदि ये चीज पढ़ लिया जाए तो ये भी नहीं छूटेगा। पीसीएस लेवल में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इसमें। तो आइए हम लोग चलते हैं किस तरफ, तो चलते हैं किस तरफ, तो हम लोग असंबंधता के बारे में चलते हैं। जैसे कि होता है क्या कि पृथ्वी के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस भाग को कौन कौन सा क्षेत्र को बांटता है, किस लाइन कौन सा क्षेत्र को बांटता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए असंबंधता के बारे में कुछ जानते हैं। असंबंधता एक ये है, डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी है ये, यहाँ पे आई छूट गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या चीज होता है कि जैसे कि दो क्षेत्र होता है, पृथ्वी के दो भाग होता है। जैसे कि जितनी भी परत होती है पृथ्वी के, परत भाग नहीं, परत को दो, परत को डिवाइड करता है और उस डिवाइड करने वाले लाइन को ही असंबंधता कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक फिगर के अनुसार हम लोग चलेंगे, फिगर ले लेते हैं और उसमें अच्छा रहेगा फिगर के अनुसार। तो देखिए ये मेरा फिगर है एक। तो इसमें क्या है कि देखिए क्या होता है असमंजसता का मतलब, कि जैसे कि दो क्षेत्र है, क्रस्ट क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और क्रस्ट को बांटने वाले जो भी लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, मोहरिक असंबंधता। असंबंधता इसी को बोलते हैं, मोहरिक असंबंधता, असंबंधता। और क्या होता है कि एक होता है मेंटल और क्रोड, मेंटल और क्रोड, क्रोड को बांटने वाली को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबंधता। और इसी में क्या है कि देखिए इस सबको, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है और मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है और क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि यदि इसको ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जब हम लोग बांट रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोनोराड संबंध असंबंधता। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को बांटते हैं तो मोहरिक असंबंधता। और क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांटते हैं तो रैपिड असंबंधता। थोड़ा सा एसी चालू करना, एसी एसी। तो और क्या बोलते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटते हैं तो लेहमान असंबंधता। इसी को असंबंधता कहते हैं और इसमें कुछ है नहीं।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, उप असंबंधता इसको बोलते हैं, इसको उप असंबंधता। ऐसे असंबंधता दो ही है, क्या है, मोहरिक असंबंधता और गुटेनबर्ग असंबंधता। लेकिन ये क्या है कि मोहरिक कोरोनोड असंबंधता है ये, और रेपिड उप असंबंधता है, और लेहमान उप असंबंधता है। इसको उप असंबंधता बोल सकते हैं एक तरह से। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी के परत के मध्य पाए जाने वाले, पृथ्वी के परत के मध्य पाए जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जो होता है जहां पे दो परतों की विशेषताएं एक जगह एक साथ पाई जाती है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के निचले स्तर में एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां की दो परतों की विशेषताएं एक ही जगह पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है। तो क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, यहां से ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। तो क्रस्ट और मेंटल जो मोहरिक असंबंधता है, यहां पे क्रस्ट का भी विशेषता पाया जाता है और मेंटल का भी विशेषता पाया जाता है। जैसे कि क्रस्ट का भी कुछ यहां पे मिट्टी होगी, पदार्थ होगा, और मेंटल का भी यहां पे कुछ पदार्थ होगा, दोनों मिलता जुलता पदार्थ यहां पे होगा। तो इसी को मोहरिक असंबंधता कहते हैं, इसी को असंबंधता से हम लोग डिनोट करते हैं। और क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो मुख्य असंबंधताएं पाई जाती है। क्या होता है कि दो ही मुख्य असंबंधताएं पाई जाती है। भले यहां पे असंबंधता लिखा है लेकिन इसको उप असंबंधता के लेकर चलेंगे हम लोग। कौन है, तो क्रस्ट और मेंटल को बांटने के लिए जो भी असंबंधता है उसको मोहरिक असंबंधता कहते हैं, और मेंटल और क्रोड को जो बांटता है उसको गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, उप असंबंधता। जैसे समझने के लिए ये लिख दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबंधता। तो यही चीज हमको ज्यादा लिखवाना नहीं था इसमें, इसको सिर्फ समझाना था आप लोगों को कि ये चीज क्या होता है, और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ये चीज को कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन सा बांटता है, तो कोरोनोड उप असंबंधता। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कोरोनोड उप असंबंधता, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहरिक असंबंधता बांटता है। और क्या होता है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन बांटता है, रेपिड असंबंधता। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में इस चीज को मतलब कि अंदर चला जाए, घुस जाए, आप लोगों को दिमाग में अंदर चला जाए। तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। अब क्या होता है कि निचली मेंटल और बाह्य क्रोड को बांटने वाला गुटेनबर्ग ये 2900 किलोमीटर पे ये पड़ता है। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटता है कौन, लेहमान असंबंधता बांटता है। तो ये चीज हमारा जो था हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश किए, और यही चीज छूटा था और कुछ इसमें है नहीं, यही चीज छूटा था, इसमें और कुछ है नहीं। तब हम लोग चलते हैं किधर, तो भूकंप की तरफ हम लोग चलते हैं। किधर चलते हैं, तो भूकंप की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूकंप पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब भूकंप पढ़ेंगे। तो भूकंप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भूकंप क्या चीज है। अब यहां से हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भूकंप पे। कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो भूकंप पे। हम लोगों को आंतरिक संरचना के बारे में जो भी था हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सुनामी, उसके बाद ज्वालामुखी। तो यहां पे आते हैं, अर्थक्वेक, ये हमारा भूकंप है। भूकंप के बारे में हम पहले आंतरिक संरचना के बारे में जो पढ़े थे तो उसका क्या योगदान था हम लोग कुछ पढ़े थे, पी और एस तरंग के बारे में पढ़े थे। यदि आप लोग बोलिएगा तो ऐसा करेंगे कि उसको हम छोड़ देंगे, पी और एस, सिर्फ एल तरंगे को हमको पढ़ाना था, और एल तरंग को पढ़ाकर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए कि टाइम खोटी करने से कोई फायदा है नहीं। तो आइए पृथ्वी पर भूकंप के कारण कुछ जानते हैं कि भूकंप क्या होता है, पहले ये जानते हैं। तो भूकंप ये होता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल और एवं बहिर्जात बल, पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण ऊर्जा निष्कासन
ऊर्जा निष्कासन होता है, ऊर्जा निष्कासन जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। क्या होता है देखिए, अब आइए यहां पे, ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे बहुत सारे अंतर्जात बल भी काम करते हैं, अंतर्जात बल भी काम करेंगे, इधर से अंतर्जात बल भी काम करेंगे, और बहिर्जात बल भी काम करेगा। यहां अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये क्या हो गया, अंतर्जात बल। ये क्या हो गया, बहिर्जात बल। ये बहिर्जात बल। तो क्या होता है कि पृथ्वी पे अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल का बहिर्जात बल द्वारा ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण क्या होता है, तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में गमन करती है या फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। सभी दिशाओं में गमन करती है और गमन करने के बाद वो क्या होती है, कंपन, पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा भूकंप का परिभाषा है। देखिए बहुत सारे क्लास किए होंगे आप लोग, तो इसमें क्या होता है कि सब लोग अपना अपना मत है, समझाने का तरीका है, लेकिन सबका मत एक ही होता है, सबका मत एक ही होता है, समझाने का सिर्फ अलग अलग तरीका है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखेंगे आगे चल के, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि मानवीय कारण भी होता है, भूकंप की उत्पत्ति के कारण में मानव का भी योगदान अच्छा मतलब ज्यादा होता है। जैसे क्या होता है कि परमाणु परीक्षण हम लोग कर देते हैं, भूमि खनन कर देते हैं, तो वहां से चट्टान गिरेगा, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एक जगह से भूमि कोयला का खदान है, अब क्या होगा कि कोयला का खदान इतना अंदर तक गहरा कर दिए हम लोग कि यदि ऊपर से जो चट्टान अपने भार को सहन नहीं कर पाएगा तो वो नीचे धंसेगा तो क्या होगा कि वहां से चट्टान धंसेगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि भूकंप उत्पन्न कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि बोरवेल गलाते हैं, जहां से कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से पानी निकलते हैं, तो पानी निकलेंगे तो वो क्षेत्र तो खाली होगा, धीरे धीरे वो क्षेत्र खाली होगा। मान लीजिए कि कहीं पानी है, अब वहां से हम नीचे से पानी निकाल दें और ऊपर से कोई परत डाल दें, ऊपर से परत है और नीचे से पानी है, और नीचे से पानी हम खींच ले, तो क्या होगा कि वहाँ वो जगह तो खाली हो गया, पानी खींच लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि वहां पानी की जगह के खाली होने कारण वहां पे भी पृथ्वी चट्टान धंस जाता है, और धंसने के कारण क्या होगा कि वहां पे भी भूकंप आएगा। चलिए ठीक है, दो कारण हो गया। तीसरी कारण क्या हो सकता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी भूकंप आता है। और क्या है, ये क्या बांध है, ज्वालामुखी प्रक्रिया मानव रहित नहीं है, मानव रहित ये बांध हो जाएगा। तो बांध हो जाएगा। कहीं कहीं जलाशय में हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि जलाशय में पानी रोककर ऊर्जा मतलब मनुष्य की कुछ कारणवश क्या होता है कि अपनी जरूरत के अनुसार वहां पे पानी एकत्रित कर देता है और बिजली पैदा करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जल जमा हो जाता है। बांध बांधेंगे, मान लीजिए कि यहां से पानी नदी चल रही है, यहां से ये नदी चल रही है, यहां से ये नदी चल रही है, यहां से ये नदी चल रही है। तो इसमें क्या है, पानी है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग डैम बना देंगे। और क्या होगा कि यहाँ पे डैम इतना ऊंचा बना देंगे कि यहाँ पे पानी जलाशय ये धीरे धीरे यहाँ पे भर जाएगा, यहाँ पे पानी भर जाए, यहाँ पे पानी भर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इस जहां तक ये नदी की जो किनारे है, यहीं तक पानी का पहले स्रोत था, उसके ऊपर के भाग में जो कि इधर पहाड़ी है, मान लीजिए कि पहाड़ी है या कुछ भी हो, दोनों तरफ पहाड़ी है, कुछ भी हो,
तो इस साइड में ऊपर में जहां से नदी की पानी के जमाव होने लगा, तो वहां उस क्षेत्र में क्या होता है कि जो चट्टाने हैं, क्या होता है, जो चट्टाने वहां पे है, जैसे कि यहाँ की चट्टाने हैं, ये चट्टाने हो गई, तो पृथ्वी के अंदर चट्टाने ये हो गई। तो ये क्या होता है कि पहले क्या होता है कि सूखा होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, सूखा होता है। ये इसमें पानी की उतना आवश्यकता नहीं है, अपना पानी सूख जाने के कारण ये अपने जगह को एडजस्ट कर लिया है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले एडजस्ट कर लिया था, अब बांध बनाया गया तो इसमें पानी भर गया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये पानी को रिसेगा, क्या होगा कि पानी को ये रिसेगा, और रिसने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे रिसने के कारण नीचे की तली में पानी जाएगी, प्लेटों तक पानी पहुंचेगी, और नीचे की प्लेटों में पानी पहुंचेगी, तो प्लेट में क्या होगा कि फिसलन पैदा होगा। कभी कभी देखते हैं कि क्या होता है कि दो पत्थर लेते हैं और उस पे पानी ले लेते हैं या मिट्टी ले लेते हैं, चिकनी मिट्टी, और उसको गीला करके उसको प्लेट पे ऐसे करते हैं तो फिसल जाता है, या ऐसे भी प्लेट पे पानी लेकर ऐसे करते हैं, ऐसे रखते हैं तो वो फिसलने लगता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ये पानी रिसेगा तो फिसलन पैदा होगा, तो चट्टाने नीचे की ओर धंसेगी, कुछ नीचे की ओर धंसेगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ उधर जाएगी, कुछ। तो इस कारण क्या होता है कि इस कारण भी भूकंप का आना एक मतलब कि माना जाता है, इस कारण भी भूकंप आना एक मानव आपदा के लिए माना जाता है कि मानव का कारण बन सकता है। तो ये होता है हमारा बांध के द्वारा। तो ऐसे करके भूकंप की बहुत सारी कारण है। तो ऐसे हम लोग इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं क्या कि इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के कुछ जानेंगे कि आगे क्या चीज हो सकता है। तो आइए भूकंप के बारे में लिखते हैं कुछ। अर्थक्वेक के तो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बल है। पृथ्वी के अंतर बहिर्जात बल के कारण क्या होता है कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण क्या होता है, तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे भूकंप कहते हैं। भूकंप का यह हमारा परिभाषा है। और क्या होता है कि और प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के
पृथ्वी पर कंपन कंपन आती है। क्या होता है कि और प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी पर कंपन आती है, तो उसको भी एक भूकंप की तरह लेते हैं। तो और देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मानवीय मानवीय कारणों के कारण भी भूकंप आते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कभी 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 मानवीय क्रिया कभी कभी क्या होता है कि मानवीय क्रिया के कारण भूकंप आता है। जैसे क्या होता है कि लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में परमाणु परीक्षण, क्या होता है खनन खनन बांध बांध और क्या लिख सकते हैं, या डैम लिख सकते हैं, बांध या डैम बांध या डैम। और कुछ लिख सकते हैं, चलिए ठीक है इतना लिख सकते हैं, ईटीसी और कुछ हो सकता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि कभी कभी भूकंप आता है। तो उद्गम केंद्र, देखिए अब क्या होता है कि भूकंप का उद्गम केंद्र के बारे में जानते हैं। उद्गम केंद्र या क्या होता है मूल, क्या होता है भूकंप का मूल, भूकंप मूल कहते हैं इसको, भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या होता है, अधिगम केंद्र क्या होता है, क्या होता है ये अधिगम केंद्र या भूकंप मूल क्या होता है कि देखिए वह स्थान जहां से क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, भूकंप मूल्य, इसको क्या बोलते हैं भूकंप मूल्य। और एक होता है भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र। एक होता है क्या कि भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र इसको क्या बोलते हैं कि वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, इसे क्या बोलते हैं, भूकंप अधिकेंद्र। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो उद्गम केंद्र होता है, जो उद्गम केंद्र के सीधे या 90 डिग्री पे क्या होता है कि सीधे या ठीक ऊपर या सीधे, इसको लिख सकते हैं केंद्र के ठीक ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे, अच्छा लगेगा ठीक ऊपर।
या 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। ये 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो ये हमारा भूकंप अधिकेंद्र हो गया। अब बताते हैं इसको एक फिगर के अनुसार, एक फिगर के अनुसार आइए बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के फर्श पे या फर्श फर्श पे भूकंप तो उत्पन्न होता नहीं है, पृथ्वी के अंदर ही होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ भूकंप, उद्गम यहाँ पे हुआ, तो ये क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, उद्गम उद्गम केंद्र। जहां से उद्गम स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, या क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, भूकंप मूल्य, या क्या बोलते हैं, भूकंप मूल्य। और ये यदि जैसे जैसे यहां पे आता है, यहां पे, तो यहां पे जैसे आया तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र अधिकेंद्र इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र इसको बोलते हैं। तो ये हमारा यही दो चीज लिखा है अभी कि अधिकेंद्र कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और भूकंप उद्गम केंद्र कहाँ पाया जाता है। तो उद्गम केंद्र का होता है पृथ्वी के अंदर, और अधिकेंद्र का होता है पृथ्वी के फर्श पर। तो ये हमारा, जैसे कि ये 90 डिग्री के कोण पे चला गया तो ये भूकंप अधिकेंद्र हो गया, या सीधे चला गया तो भूकंप अधिकेंद्र हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, भूकंप का अधिकेंद्र और भूकंप मूल्य। अब आते हैं कहां, तो अब आते हैं कहां, तो समभूकंपी रेखा। समभूकंपी रेखा एक होता है, तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। समभूकंपी रेखा। तो पृथ्वी के सतह पर क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समभूकंपी रेखा। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप भूकंप के समान तीव्रता वाले जो भूकंप आया, मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक भूकंप आया और यहाँ पे भूकंप आया, दोनों की तीव्रता एक समान है। या आइए यहाँ पे आइए और यहाँ पे आइए, तो इसका भी तीव्रता समान है और इसका भी तीव्रता समान है। तो समभूकंपी रेखा, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, समभूकंपी रेखा। इसी रेखा को क्या बोलते हैं, समभूकंपी रेखा, समभूकंपी रेखा बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के समान, लिखिए यहां पे कि पृथ्वी, थोड़ा कागज गिरा हुआ देखना इधर से, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के समान भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है।
क्या होती है, मिलाने वाली रेखा होती है। आइए चित्र के अनुसार देखते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे। आइए, ये मूल 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 बिंदु हो गया, ये फोकस हो गया। क्या हो गया, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। यहाँ पे फोकस या अधिकेंद्र। और क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे पृथ्वी पर सीधे 90 डिग्री पे आ रहा है तो इपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इसको बोलते हैं। अब ये कब होता है, देखिए क्या होता है कि एक प्लेट ये इधर चला गया और एक प्लेट, दूसरा प्लेट इधर चला गया। पहला प्लेट इधर आ गया और दूसरा प्लेट इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रगड़ खाएगा। रगड़ खाने के बाद ये क्या होगा कि जब भूकंप पैदा होगा तो यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से टूटा, ये यहां से ये टूटा, तो इसका पहला भाग जो पी पी थी तरंग होता है, पी तरंग होता है, सीधे डायरेक्ट आया यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को आया तो ये क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। और इसको क्या बोलते हैं, मूल, भूकंप मूल या अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या अधिकेंद्र। ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं सॉरी, इसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र। इसको उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, इसको क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र। जहां पे 90 डिग्री पर सीधे पहुंचा, इसको क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र। चलिए, ये क्या हुआ, प्लेट इस साइड ये इधर गया और ये प्लेट इधर आया, तो दोनों प्लेट खसकने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई। और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। और जहां पे पहले फर्श पे जहां पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ये हमारा भूकंप का एक चार्ट था। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूकंप पे आने से पहले वायुमंडल में देखिए और क्या होता है कि जब भूकंप आता है, तो उससे भूकंप आने से पहले क्या होता है कि उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के वायुमंडल में रेडॉन गैस होता है। रेडॉन गैस एक उसकी अधिकता हो जाती है, उस क्षेत्र में वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता या मात्रा अधिक पाई जाती है उस क्षेत्र में। तो उससे क्या हम लोग को पता चलता है कि हो सकता है कि आगे चल के या कुछ समय बाद वहां पे भूकंप की उत्पत्ति हो। तो एक एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में रेडॉन मात्रा अधिक अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। अतः जिस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होती है तो उस क्षेत्र में वो भूकंप आने का संकेत होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज मेंस में आप लिख सकते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस
क्या होता है कि जिस क्षेत्र के वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होती है वहां भूकंप आने की अधिक संभावना होती है। तो ये चीज जो होता है एक मेंस लेवल पे आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि अब आगे चलिए, इसमें भूकंप के क्या होता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सिस्मोलॉजी। कैसे होता है? SEIS, सॉरी, ये सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं भूकंपीय तरंगे। अब क्या होता है कि अब आते हैं भूकंपीय तरंगे, पढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगे पढ़ते हैं। तो समानतः भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। समानतः भूकंपीय तरंग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सर कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया कीजिए। कोई नहीं बेटा, पढ़ लो, हंसी मजाक तो होते रहेगा। क्या लिखे हैं? भूकंपीय तरंग को समानतः भूकंपीय तरंग को दो वर्गों में विभाजित किया है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर पहले आप बताएं, भूकंपीय तरंग को तीन तरह के बताए हैं। तो ठीक है, मैं तीन तरह के अभी भी बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं और आगे भी तीन तरह के ही बताऊंगा। तीन तरह का ही बताऊंगा। तो क्या है कि मैंने बोला कि दो वर्गों में बांटने के लिए बोला, न कि भूकंपीय तरंग के बारे में बोला कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के हैं। भूकंपीय तरंग को दो वर्गों में बांटा गया है, या वर्गीकृत, विभाजित किया गया है, या वर्गीकृत किया गया। पहले क्या है? भूगर्भीय तरंग। पहला क्या है? भूगर्भीय तरंग। इसमें क्या होता है? पी और एस तरंगे पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पी और एस तरंगे आती है। इसमें पी और एस तरंगे आती हैं। और क्या होता है दूसरा? धरातलीय तरंगे। इसमें एल तरंगे आती है। देखो एक लड़का कब से कमेंट कर रहा है। एक लड़का कब से कमेंट कर रहा है। क्या उसको बताएं? अब हम क्या बोले, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट पढ़ के सुनाएं। ये देखो, ये बहुत, मतलब क्या बोले इसको इसको क्या बोल सकते हैं? मूवी देखकर आया बेटा तू? मूवी देखकर आया? ये बोला है कि एक बार फिर साबित कर दिया तेरे इश्क ने फिल्म ने कि बेहतरीन मिलने पर छोड़ दिए जाओगे। एक बार फिर साबित कर दिया फिल्म ने कि तेरे इश्क फिल्म ने
कि बेहतरीन मिलने पर तुम छोड़ दिए जाओगे। बात तो सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ तो दिए जाओगे, कोई नहीं। तो छोड़ने पकड़ने की बात तो ठीक है, तो कोई नहीं, पढ़ते हैं आगे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एल तरंग के बारे में, एल तरंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए, पी तरंगे और एस तरंगे हम पढ़ा चुके हैं, और इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। जो पिछले पीछे लिखवाए हैं सेम टू सेम वहीं पे पी तरंगे और एस तरंगे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि मुझे इसका पैसा मिला है और मुझे पढ़ाना है। तो जैसा मर्जी आप लोग बोलिए। तो ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग बोल रहे हैं कि लिख लीजिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ शायरी है। गम के समंदर में कभी डूब न जाना, अगर मंजिल मिले न मिले तो रूठ न जाना। गम के समंदर में कभी डूब न जाना, अगर मंजिल न मिले तो रूठ न जाना। जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, तो अभी हम जिंदा हैं भूल मत जाना। कोई नहीं, बढ़िया है, चलो। ये भी किसी का भेजा हुआ है, मेरे पास कोई होता नहीं है ये सब शायरी। आइए पढ़ते हैं, फिर से सुना दें। गम के समंदर में कभी डूब न जाना, अगर मंजिल न मिले तो रूठ न जाना। गम के समंदर में कभी डूब न जाना, अगर मंजिल न मिले तो रूठ न जाना। जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की कमी, अभी मैं जिंदा हूं भूल मत जाना। चलिए आइए, पी तरंगे के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इस तरंगों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल तरंगों के बारे में, इसलिए कि आप लोग के इजाजत के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो एल तरंगों के बारे में हम लोग आते हैं, एल तरंगे के बारे में। पी तरंगे और एस तरंगे कोई बात खास नहीं है, जो पिछले पढ़ा चुका हूं आंतरिक संरचना में सेम टू सेम वही है। और एल तरंगों के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया था, इसके चलते मैं उसको अभी लिखवाऊंगा। तो एल तरंगे इसको, या एल तरंगे, देखिए पी तथा एस तरंगे पीछे के क्लास से लिखना है। एल तरंगे समझ रहे हो बेटा? लव तरंगे इसी के रफ्तार से तुम्हें भेजा जाएगा धरती पे, और ये सबसे विनाशकारी होता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है लव को विनाशकार, मतलब कि क्या बोलते हैं, जिंदगी का तहस नहस होना। किसी से मोहब्बत हो जाए, लव हो जाए, तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि बाबू तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। और वही है ये लव वेव्स, वही लव वेव्स है, दूसरा नहीं है। एल तरंगे को ही लव वेव्स कहते हैं, और ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती है, ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। ऐसे नहीं इसको बोला जाता है। लव को जिंदगी में तहस नहस करना सबसे, मतलब कि बर्बादी की तरफ जाना है। तो ऐसे नहीं बोला जाता है कि मोहब्बत जिंदगी बर्बाद कर देती है, मोहब्बत जिंदगी बर्बाद कर देती है। इस तरंग का नामकरण वैज्ञानिक कौन थे? तो एडवर्ड हॉफ लव। इस तरंग का वैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड एड न, एडवर्ड एडवर्ड हॉफ लव्स, एडवर्ड हॉफ लव। लव के
नाम पर रखा गया है, एडवर्ड हॉफलॉफ के नाम पे रखा गया है। इनकी गति क्या होती है, पी तथा एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। इसकी गति पी और एस तरंगों पी और एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है, तथा इसका तीव्रता पी तथा एस से अधिक होती है। इसे सतही तरंग भी कहते हैं, इसे सतही तरंगे भी कहते हैं। और क्या होता है, ये पी तथा एस के अपेक्षा अधिक विनाश ये पी तथा एस के अपेक्षा अधिक विनाशकारी होती है, या सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ये मतलब कि ये सबसे ज्यादा एल तरंगे ही विनाशकारी होती है पृथ्वी पे। ये सतही तरंगे ये सतह पे ही आती है, और क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती है, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती है। और क्या इसमें लिख सकते हैं, भूकंप तरंगों का संचरण अब पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग कितना हो गया, अभी टाइम है 8-10 मिनट, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ पढ़ते हैं। भूकंप तरंगों का संचरण मतलब कि चलने की दिशा या गति। भूकंप तरंगों की तरंगों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ द सिस्मेटिक वेव लिख सकते हैं इसको। सिस्मिक होता है, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। तो भूकंप शास्त्र के अध्ययन के अनुसार क्या होता है कि इसमें देखिए, भूकंप शास्त्र के अध्ययन के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति पी एस तथा एल तरंगों के रूप में होती है, पी एस तथा एल तरंगों के रूप में होती है। इसकी उत्पत्ति बोल रहे हैं, भूकंप तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, पी एस तथा एल तरंगों के रूप में होती है। भूकंपीय तरंग जो होता है, भूकंपीय तरंगों का संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस और अंत में एल तरंगों का गमन होता है, एल तरंगों का गमन होता है। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी पे जैसे कि यहां से जब भूकंपीय तरंग चला तो सबसे पहले यहां से क्या होगा कि सबसे स्पीड ज्यादा किसका होगा, पी का स्पीड ज्यादा होगा। फिर क्या होगा कि एस का स्पीड कम होगा। फिर क्या होगा कि एल का स्पीड सबसे कम होगा। तो पी का स्पीड सबसे ज्यादा, फिर एस का स्पीड उससे कम, फिर एल का स्पीड, उससे कम, फिर एल का स्पीड। तो इस रूप में होता है भूकंप तरंगों का संचरण। कैसे होता है, सबसे ज्यादा पहले
सतह पे पहुंचती है, उसके बाद फिर एस पहुंचेगी, फिर उसके बाद एल, अंत में एल तरंगे गमन करती हैं। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ सीधे संबंध से होता है। मतलब कि क्या होता है कि भूकंपीय तरंग की गति का संबंध है सीधे पदार्थ से होता है। भूकंपीय तरंग की गति का संबंध सीधे पदार्थ से होता है। जैसे कि पदार्थ की घनत्व से होता है, पदार्थ की घनत्व से होता है। तो मान लीजिए कि क्या होता है कि भूकंपीय तरंग है, तो ये हमारा 1 2 3, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये हो गया एक, ये हो गया, ये 3 गोला हो गया। और देखिए क्या होता है इसमें कि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसका घनत्व कम, घनत्व सबसे कम। तो भूकंपीय तरंग क्या क्या होगा कि सबसे ज्यादा वाला में इसमें तीव्र गति से चलेगा, सबसे ज्यादा तीव्र गति से इसमें चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि जिसका कम होगा, मीडियम साइज होगा, उसमें इससे कम चलेगा। और सबसे कम तेजी से चलेगा तो इसमें चलेगा, सबसे कम में। तो ए बी सी, तो सबसे ज्यादा किस में चलेगा? ए में चलेगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा धीमा होगा बी में, और उसके बाद उससे धीमा होगा तो सी में, धीमा होगा। तो ये हमारा संचरण है कि संचरण कैसे करेगा। तो सबसे तेज जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व होगा उसमें चलेगा, उसके बाद उससे कम वाला घनत्व में तेजी से चलेगा, उसके बाद सबसे कम वाला में सबसे कम घनत्व में चलेगा। तो ये हमारा संचरण हो गया। तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में एक गुटेनबर्ग असंबंधता है, जो असतंत्या या असंबंधता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पी और एस तरंगे की गति क्या होता है, अचानक उसके बाद गुटेनबर्ग के बाद पी तथा एस तरंगों की गति में अचानक कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाह्य कोर में क्या होता है कि तरल पदार्थ पाया जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पे तरल पदार्थ पाने के कारण एस तरंगे यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, गमन नहीं करती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। समझा दिए आप लोगों को कि कैसे समझना है। तो आइए यहाँ इसको लिखते हैं पहले कि भूकंप शास्त्र के अध्ययन के अनुसार क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति पी एस एवं एल तरंगों के रूप में होती है।
एल तरंगों के रूप में होती है। अब लिखते हैं यहां पे भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ से सीधा संबंध होता है, ऐसे लिखते हैं। घनत्व से सीधा संबंध होता है। अब क्या लिख सकते हैं कि अतः पृथ्वी के आंतरिक परतों में घनत्व की सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या लिख सकते हैं कि अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व क्या होता है कि घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण पी तथा एस तरंगों की गति सतह से अधिक होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़ते जाता है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं अंदर में तो इसका घनत्व बढ़ते जाता है। तो जो जैसे जैसे पी और तथा एस तरंगे हैं तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर में रहेगा उसका घनत्व मतलब उसका गति अधिक होगा, उसकी गति अधिक होगा। और जैसे जैसे सरफेस पे आएगा पी तथा एस की गति धीमी होती जाएगी, पी तथा एस की गति धीमी होती जाएगी, इसलिए कि पृथ्वी की आंतरिक भाग से सतह की ओर आने पे क्या होता है कि इसका घनत्व कम होते रहता है, कम होते जाता है। तो ये होता है हमारा पृथ्वी के। अब क्या लिख सकते हैं इसमें कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में गुटेनबर्ग असंततता पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंततता पाई जाती है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के गहराई में पाई जाती है। और क्या होता है कि यहाँ पी एवं एस तरंगों की वृद्धि होती है। मतलब कि यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ तक पी तथा एस तरंगों में वृद्धि पाई जाती है, गति में वृद्धि पाई जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं तरंगों के गति में
वृद्धि पाई जाती है, तरंगों की गति में वृद्धि पाई जाती है। और क्या होता है कि इसके बाद इस तरंगे विलुप्त हो जाती है, और पी तरंगे गति धीमा हो जाता है। कितना दूर? तो 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक है, 5100 किलोमीटर तक है में क्या होता है कि इसकी गति में वृद्धि हो जाती है और इसकी गति में धीमी हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें 5100 किलोमीटर के बाद 5100 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 5100 किलोमीटर के बाद बस 2 मिनट और हो गया। ये 5100 किलोमीटर के बाद क्या होता है, यहाँ पे कि 5100 किलोमीटर या गुटेनबर्ग समानता के कारण, गुटेनबर्ग असंतत्या के बाद, या उसके बाद 5100 किलोमीटर तक क्या होता है, 5100 किलोमीटर के बाद या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लेहमान असंबंधता के बाद पी तरंगों में गति में दोबारा वृद्धि हो जाती है। ये हो गया कि दोबारा वृद्धि हो जाती है। क्या होता है कि देखिए, एक फिगर कहाँ है, फिगर डाउनलोड में नहीं है, अभी तो लाए थे, ये रहा। देखिए यहां पे आइए, क्या बोलता है ये, देखिए यहां तक क्या होता है, गुटेनबर्ग जो होता है, गुटेनबर्ग असंबंधता जो है, यहां तक तो पी तथा एस तरंगों में पी तथा एस तरंगों में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद क्या होगा कि एस तरंगे क्या होगी कि यहीं पे विलुप्त हो जाएगी, एस तरंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बाह्य क्रोड जो होता है, क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस तरंगे कारण बाह्य क्रोड में तरल पदार्थ का पाया जाना मतलब कि यहाँ पे बाह्य क्रोड में तरल पदार्थ पाया जाता है। इसलिए कि जब ये इस तरंगे क्या होता है कि सिर्फ ठोस पदार्थ में चलता है, तो यहाँ पे विलुप्त होने के कारण कि यहाँ पे तरल पदार्थ है। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे ये विलुप्त हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे पी तरंगे इसको पार करेगा, और क्या करेगा कि जब यहाँ पे धीमा हो जाएगा बाह्य क्रोड में, और फिर आंतरिक क्रोड में आते आते फिर क्या होगा कि फिर तेजी हो जाएगी। तो तेजी हो जाएगी, इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि आंतरिक क्रोड यहाँ पे एकदम ठोस पदार्थ का बना हुआ है। तो यहाँ पे तरल पदार्थ में पाया जाता है, और बाह्य क्रोड ठोस अवस्था में
नहीं नहीं, ये बाह्य नहीं, आंतरिक क्रोड हो जाएगा ना ये। और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये हमारा रहा आप लोगों के लिए आज के लिए। आज का ये हमारा टॉपिक रहा, और इसके आगे हम लोग कल चलेंगे, इसके आगे हम लोग कल चलेंगे और बाह्य कोर के बारे में थोड़ा सा और अंदर और आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।